Hello everyone, good morning guys. I am doing good and I hope you all are doing very good. तो आज का चैप्टर जो है हमारा वो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी है। आज हम जानेंगे कि पॉलिटी क्या है, व्हाई वी नीड टू स्टडी पॉलिटी। और तो फर्स्टली एक बाबा साहेब का एक स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर डॉक्यूमेंट लॉयर्स, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज। बिकॉज अगर हम सिंपली बात करना चाहें कि पॉलिटी क्या है, तो इफ़ यू डिडंट स्टडी पॉलिटी, अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा है तो एक इलिटरेट पर्सन और एक लिटरेट पर्सन के बीच में आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन एन illiterate person and literate person, because you also literate person भी अपने लॉज से अवेयर नहीं है और इलिटरेट पर्सन तो होते ही नहीं हैं। इसलिए हमें पॉलिटी क्या है जो हमें अपने लॉज, अपने राइट्स के प्रति अवेयर कराती है। और जैसे ही किसी देश किसी भी इंसान के प्रोग्रेस के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि हमें ये काम नहीं करना है या ये काम करना ही है। उसी के हिसाब से एक देश को चलाने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी होता है। अगर किसी भी देश के पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटी क्या है? द स्कीम एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड पॉलिटी। हमें पॉलिटी पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? वाई वी नीड टू स्टडी पॉलिटी? पॉलिटी हेल्प यू टू नो योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज आल्सो। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा राइट है, तो राइट को जानना ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ हमें अपने ड्यूटीज़ को भी जानना ज़रूरी है। देश में, सोसाइटी में पीस को मेंटेन रखने के लिए, और बिल्ड अ गुड सोसाइटी। And for being a good citizen, you have to study of polity. पॉलिटी जो है वो, अगर कोई भी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, कोई भी नियम कानून जो है उन्हें, हाँ कोर्ट में ये है कि क्या इम्प्लीमेंट होता है, क्या नहीं वर्क करता, बट आपको लॉज की नॉलेज, लॉज के प्रति अवेयरनेस ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी मुद्दे रिजॉल्व नहीं होते हैं, 100% होते हैं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, लेट हो, और अगर जल्दी भी होते हैं, अगर कोई अर्जेंट मैटर है, पब्लिक लिटिगेशन से रिलेटेड है, तो वो जल्दी रिजॉल्व होते हैं, 2 और 3 मंथ्स और 4 और 5 मंथ्स। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉलिटी इज लाइफ ब्रीथिंग सब्जेक्ट। जैसे कि आपको जीने के लिए सांस लेना पड़ता है, वैसे सोसाइटी को जीवित रखने के लिए, सोसाइटी में पीस मेंटेन रखने के लिए पॉलिटी का होना ज़रूरी है। पॉलिटी हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर नेशन। पॉलिटी आपके देश के संविधान को समझने में बहुत हेल्प करती है। अगर आप पॉलिटी नहीं जानते हैं तो आप कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन आपको कोई भी एक तरह से कहें कि मैनिपुलेट कर सकता है। और अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो पिक्चर डिपिक्शन है, जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दस्तकारी हुई थी, उसको किसने किया था? तो ये शांति निकेतन के एक आचार्य थे, उनका नाम था नंदलाल बोस। इसकी दस्तकारी उन्होंने की थी, और इसमें जितनी भी डिज़ाइनिंग हुई है वो हैंड क्राफ्टेड है। और फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन का सजेशन किसने दिया था? इवन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हम भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल था इसमें।
लेकिन इसका सजेशन जो फर्स्ट टाइम दिया गया था वो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था 1934 में। उन्होंने कहा था कि एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें सारे से कोड एथिक्स होने चाहिए जो हमारे देश के पीस को और प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन रखे। और हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जो ना ही बहुत रिजिड है और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जिनको जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही रिजिड है, जिसमें अमेंडमेंट करना नॉट पॉसिबल, मतलब अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। और अब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने ही भेदभाव की शुरुआत की, उन्होंने आरक्षण देके। बट सोचिए उस टाइम में भीमराव अंबेडकर जी इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था और 64 सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते थे, जिनकी लिखी हुई बुक्स आज भी देश विदेश में पढ़ाई जाती हैं। जब उनके साथ हो सकता था, तो जो लोग इलिटरेट थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनके साथ क्या होता होगा। और जो इसमें कैलीग्राफी किसने की है, वो उनका नाम था प्रेम बिहारी। इनसे जब पूछा गया था कि आप संविधान को लिखने के लिए आपकी फ़ीस क्या है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा, तो इन्होंने ये कहा कि इस पवित्र काम को करने के लिए मैं एक भी पैसे नहीं लूँगा। मुझे बस एक चीज़ चाहिए कि जितने भी पेजेस में लिखूँगा उसमें लास्ट में मैं अपना नाम नीचे और लास्ट पेज पे अपने दादाजी का नाम लिखूँगा। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इस संविधान को लिखने में टोटल 254 पेन खर्च हुई थी। और इसको लिखने में जो समय लगा था, लिखने में नहीं कह सकते हैं कि बनने में पूरा जो समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और टोटल जो एक्सपेंडिचर था इसमें वो 64 लाख का था। 64 लाख का इसलिए था उस ज़माने में तो इतने पैसे नहीं खर्च होने चाहिए थे, बट हमने जो भी चीज़ें, जो नींव या पेपर जो यूज़ किया था वो इम्पोर्टेड यूज़ किया था, वो हमने बर्मिंघम से इम्पोर्ट कराया था। और अब हम बात करते हैं कि इसमें एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक अमेंडमेंट हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, जिसको हम 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। इसका एक, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक इससे रिलेटेड वीडियो है मेरा लास्ट में बना हुआ, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको अगर आप देखना चाहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैक ऑफ बोरोइंग कहा जाता है और इसको जो फर्स्ट ड्राफ्ट बना था उसमें 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे फर्स्ट ड्राफ्ट में, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि क्या चीज़ें डालनी चाहिए क्या नहीं। आज भी जब कोई अमेंडमेंट होता है या कोई मुद्दा आता है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस को प्रॉब्लम होती है उस इशू को रिजॉल्व करने में, तो वो उस कमेटी की रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, उनके डिबेट्स को सुनते हैं और तब समझते हैं कि ये चीज़ क्यों डाली, क्यों ऐड की गई थी, या अगर रिमूव करना है हमें तो इसका क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश कैलीग्राफी, तो प्रेम बिहारी ने की थी और इसकी हिंदी कैलीग्राफी जो थी वो बसंत कृष्णा जी ने की थी। बसंत कृष्णा जी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए। और अब हम बात करते हैं कि कुछ जो पिक्चर्स डिपिक्टेड हैं हमारे संविधान के पेजेस पे, उनका क्या मतलब है, कौन सी पिक्चर कहाँ पे डिपिक्ट हुई है। तो हमारे प्रेम्बल के फर्स्ट पे, प्रेम्बल पे अशोका का सिंबल है। और जो फर्स्ट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1 to 4 जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से है, उसमें एक पावरफुल बुल की पिक्चर डिपिक्ट की गई है। यह बुल इंडस वैली की जो सील मिली थी हमें उसमें डिपिक्टेड था। और तो उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, जिसे मैग्ना कार्टा
और कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें राम, सीता और लक्ष्मण जी की फ़ोटो डिपिक्ट की गई है। और 4th पार्ट जो है DPSP, उसमें कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान को गीता देते हुए दिखाया गया है। एंड 8th पार्ट में हनुमान जी की पिक्चर डिपिक्ट की गई है, जिसमें हनुमान जी फ्लाई कर रहे हैं लंका इन सर्च ऑफ सीता। एंड 14th लोग मुगल, जो कि आज मुगलों का जो है हिस्ट्री में NCERT में बहुत डिटेक्शन कम कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है कि मुगलों के इतिहास को नहीं पढ़ाना है। तो मुगल जो थे सिर्फ बाबर ही बाहर से आया था, और सारे तो इंडियंस थे क्योंकि यहीं पे पैदा हुए थे। मुगल में अकबर के कोर्ट की पिक्चर डिपिक्ट की गई है पार्ट 14th में। ये इसलिए दिखाई गई है कि जो मुग़ल काल में अकबर के टाइम पे मनसबदारी व्यवस्था थी, तो उसमें यही दिखाया कि जो हमारे सिविल सर्विसेज हैं या मिलिट्री सर्विसेज हैं, उनको कैसे काम करना है, कैसे डिवाइड करना है। क्योंकि अकबर के टाइम पे भी बहुत कम आंदोलन हुए थे, बहुत शांति थी अन्य मुग़ल एम्परर्स की वजह में। और इसमें जो लास्ट पेज पे है, उसमें एक गोल्डन हार बड़ा सा बनाया गया है, और वो इसलिए वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको ट्रिब्यूट करने के लिए बनाया गया है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन का या पॉलिटी का मेन मीनिंग क्या है कि यह हमारे जो पावर है, मतलब गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड करती है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, लेजिस्लेटिव बॉडी और जुडिशियरी बॉडी को कैसे काम करना है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी वो है जैसे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि ये किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, उसको सही तरीके से क्रियान्वित करने का काम करते हैं। और जो लेजिस्लेटिव हैं, ये पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, पॉलिसी बनाने का पार्लियामेंट में। और जुडिशरी जो है वो इन दोनों के कामों को चेक करती है। तो आज का चैप्टर सिर्फ यहीं तक। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि हमारे संविधान को बोरोइंग ऑफ बैक कहा जाता है, तो हमारे संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या बोरो किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।